हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंद्र। आज की जो क्लास है उसमें हम तारों में सेलन को डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे सूर्य भी एक तारा है, तो इसमें एनर्जी का सोर्स क्या है कि मतलब इतने सालों से ये हमें ऊर्जा दे रहा है। तो अगर सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कोई कार्बनिक पदार्थ होता तो हो सकता है वो 2 4 5 10 20 50 साल में जलकर क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता, और उसके बाद में सूर्य जो है हमें एनर्जी देना बंद कर देता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। तो आज देखते हैं कि सूर्य जो है वो हमें कैसे एनर्जी देता है, किस हिसाब से उसमें रिएक्शन होती है जिससे वो हमें लाखों करोड़ों वर्षों से हमें क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। तो लिखा है तारों में संलयन। तो आपको पता है कि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम 90% का बना होता है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम का जो परसेंटेज है वो तो 90% है किसमें, सूर्य में। तथा शेष 10% क्या होते हैं, अन्य तत्व होते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम के अलावा जो 10% जो तत्व होते हैं वो अन्य तत्व होते हैं। अतः नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। अतः क्या नाभिकीय जो संलयन है वो क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। क्योंकि देखो 90% तो क्या है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है और 10% अन्य तत्व हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन है ये क्या है कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या हो सकता है, नाभिकीय संलयन हो सकता है। देखो बहुत सारी छोटी बड़ी एग्जाम्स होती हैं, उसमें पूछा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो उसमें आपको दे देता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, या और भी 2 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्य जो है उसमें ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। सन 1939 में H.A. बेथे ने बताया सूर्य या तारों पर ऊर्जा का स्रोत निम्न 2 अभिक्रियाएं हैं। मतलब जो सूर्य जो एक तारा है एक तरह से, उसमें जो ऊर्जा का जो स्रोत है मतलब ऊर्जा किस हिसाब से मतलब मिलती है हमें, वो 2 अभिक्रियाओं के द्वारा मिलती हैं। वो 2 अभिक्रियाएं कौन सी हैं उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। पहला कौन सा है, कार्बन नाइट्रोजन चक्र। अब देखो कार्बन नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा। तो देखो कार्बन नाइट्रोजन चक्र के अंदर क्या होता है कि प्रारंभ में हम एक कार्बन समस्थानिक लेते हैं, कार्बन C12 ले लिया। अब उसकी जो रिएक्शन है वो 1 है हाइड्रोजन से कराते हैं। तो हाइड्रोजन से कराने के बाद में ये जो कार्बन C12 है वो किस में बदल जाएगा, देखो इसकी द्रव्यमान संख्या 1 से बढ़ाएंगे तो 13 हो जाएगा, और परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ाएंगे तो कार्बन जो है किस में बदल जाएगा, नाइट्रोजन में बदल जाएगा। तो ओवरऑल हमें जो एलिमेंट मिलेगा N713 मिलेगा। अब देखो N713 हमें मिल गया, कब मिला, जब हमने कार्बन की जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन से करवाई। अब देखो N7 जो 13 है वो क्या करेगा, एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करेगा और एक न्यूट्रिनो जो पार्टिकल है उसका उत्सर्जन करेगा, और ये किस में बदल जाएगा, कार्बन C613 में। देखो जो पॉजिट्रॉन होता है ना उसमें एक परमाणु क्रमांक चला जाएगा इसका, तो इसका देखो परमाणु क्रमांक जो है 1 से कम हो जाएगा। जैसे परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाएगा तो नाइट्रोजन से क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा। और द्रव्यमान संख्या देखो पॉजिट्रॉन की कुछ होती नहीं है, न्यूट्रिनो की भी कुछ होती नहीं है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कार्बन C613। इस हिसाब से मतलब सूर्य के अंदर रिएक्शंस होती हैं, तभी हमें एनर्जी मिलती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर से कार्बन C613 की रिएक्शन जो होती है किससे होती है, हाइड्रोजन से होती है, 1H1 से। तो फिर से इसका जो परमाणु क्रमांक है 1 से बढ़ जाएगा, द्रव्यमान संख्या भी 1 से बढ़ जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, देखो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ा तो ये हमें बन गया N7,
और द्रव्यमान संख्या भी 1 से बढ़ रही है, तो N714 बन गया। अब फिर से देखो इसकी 1H1 से रिएक्शन होगी, फिर ये देखो फिर से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ेगा, द्रव्यमान संख्या 1 बढ़ेगी। तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ते ही क्या होगा, ये नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बन जाएगा। नाइट्रोजन से क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। ऑक्सीजन बन गया और उसके बाद में ये द्रव्यमान संख्या पहले 14 थी, अब 1 बढ़ गई तो क्या हो गया, 15 हो गए, द्रव्यमान संख्या 15 हो गई। अब देखो O8 जो 15 है वो किसका उत्सर्जन करेगा, एक तो न्यूट्रिनो का करेगा और एक पॉजिट्रॉन का करेगा उत्सर्जन। एक तो न्यूट्रिनो को करेगा और एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। उससे क्या मिलेगा हमें, देखो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करते ही इसकी जो परमाणु क्रमांक है वो 1 घट जाएगा, और जैसे ही परमाणु क्रमांक 1 घटा तो फिर से ये ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा। ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा। और परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या सेम रहेगी। अब ये N715 जो है ये क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, क्या क्या बनाएगा, देखो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते ही क्या बन जाएगा, देखो एक बार यहाँ से द्रव्यमान संख्या 1 से बढ़ेगी, O8 और 16 ये बन जाएगा। अब O8 16 में देखो 2He4, एक तो अल्फा कण हीलियम निकाल दो, तो हीलियम निकालोगे तो देखो 2He4 प्लस, अब हीलियम निकालने के बाद में देखो द्रव्यमान संख्या तो 6 हो गई, सॉरी परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या जो है वो 12 हो जाएगी, मतलब कार्बन C6 12 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे जैसे ही 1H1 जोड़ा तो O8 16 हो गया, O8 16 हो गया। अब O8 जो 16 है वो किस में टूटेगा, हीलियम में और कार्बन C12 में। तो देखो यहाँ पे देखो कार्बन C12 जो है उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। देखो सबसे पहले हमने C12 ही लिया था, वापस घूम फिर के कार्बन C12 ऐसे के एज इट इज आपको मिल गया, और आपको एक जो हीलियम बन गया, जो हाइड्रोजन था जो किस में कन्वर्ट हो गया, हीलियम में बदल गया। तो ये जो कार्बन नाइट्रोजन चक्र जो है आपको ऐसे कैसे याद करना है, एग्ज़ाम में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को, तारों में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए कार्बन नाइट्रोजन चक्र को समझाइए, कुछ हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से कर दोगे उसको। अब देखो इस हिसाब से आपको ये समझना है। अब देखो जैसा जैसा हमने डायग्राम से लिखा है ना, उस हिसाब से इस रिएक्शन को आगे हम प्रोसीड करेंगे। इस चक्र में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। ये कार्बन नाइट्रोजन चक्र का क्या है, डायग्राम ऊपर हमने अभी आपको बताया। अब देखो इसमें लिखा है इस चक्र में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। अब इस चक्र में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, सबसे पहले देखो फिर से ऊपर जाते हैं। हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे कराई थी, कार्बन C6 12 से, और हमें क्या मिला था, N713 मिला था। हमें क्या मिला था, N713 मिला था। अब देखो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने कराई कार्बन C6 12 से, तो हमें N713 मिला। और जब कार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो यहाँ पे गामा रेज का उत्सर्जन होता है, और कुछ एनर्जी का भी यहाँ पे उत्सर्जन होता है, क्योंकि देखो नाभिकीय संलयन हो रहा है तो उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन तो होगा। अब देखो अब जो N7 जो 13 है, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम जो डायग्राम में लिखा है ना, अब डायग्राम को याद कर लेना, रिएक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे देखो N7 जो 13 है ये किस में, पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में टूटता है। अब देखो यही चीज़ें हम आगे लिखेंगे। जो N7 जो 13 है वो किस में, सॉरी पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में तो टूटता है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में टूटकर किस में बदलता है ये भी हमें प्रोडक्ट के रूप में बताना होगा ना। जैसे पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में तो टूट गया, लेकिन उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन C613 बन रहा है। तो देखो N713 था ये, अब ये कार्बन C6 12, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, कार्बन C613 ही आएगा ये, कार्बन C613 प्लस पॉजिट्रॉन
प्लस न्यूट्रिनो प्लस कुछ ऊर्जा, ये कुछ ऊर्जा जो है ना हमेशा निकलेगी, ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो, आप ये चक्र याद कर लेना, रिएक्शन आप आराम से लिख दोगे। अब देखो कार्बन C613 जो है वो 1H1 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, N714 बनाएगा, और N714 बनाएगा तो गामा रेज निकलेंगी और एनर्जी निकलेगी, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखो नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप है, कार्बन C613 जो है 1H1 से रिएक्ट करेगा, 1H1 से रिएक्ट करेगा तो N714 बन गया, गामा रेज बन गई और प्लस Q3, Q1 Q2 Q3 ऐसे तो चलता रहेगा। अब देखो N7 जो 14 है वो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, N714 का, N7 जो 14 है वो किस से रिएक्ट करता है, देखो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, और किस में कन्वर्ट होता है, OH15 में कन्वर्ट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यही है, N7 जो 14 है 1H1 से रिएक्ट करेगा, OH15 में कन्वर्ट होगा और गामा रेज निकलेंगे। देखो जब भी 1H1 से एडिशन होगा इसका तो हमेशा गामा रेज निकलेंगी और एनर्जी भी निकलेगी, तो गामा रेज प्लस एनर्जी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, OH जो 15 है वो किस में कन्वर्ट होता है। OH जो 15 है वो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो को एमिट करके, मतलब उत्सर्जन करके किस में बदलता है, N715 में बदलता है, N715 में बदलता है, N715 में बदलता है। तो देखो OH जो 15 है वो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करेगा, और एनर्जी तो हमेशा उत्सर्जित होगी, देखो जब चाहे एडिशन हो या एमिशन हो। तो देखो N715 बनेगा। अब N7 जो 15 है नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। N7 जो 15 है वो किससे रिएक्ट होता है, 1H1 से रिएक्ट होता है, और N750 1H1 से रिएक्ट करके देखो क्या बनाता है। N7 जो 15 है, N715 जो है वो 1H1 से रिएक्ट करके देखो यहाँ पे कार्बन C612 बनाएगा। देखो आप O816 कर लेना। अब देखो O816 बनेगा ना तो कार्बन C612 तो आपको ऐसे कैसे मिलना चाहिए, इसको छोड़ो आप। अब देखो द्रव्यमान जो संख्या है वो टोटल 16 होनी चाहिए, तो 12 तो कार्बन C612 और हीलियम की होगी, देखो 4, तो 12 4 16, और परमाणु क्रमांक 6 और 2 8 हो गया। और जब भी एडिशन होता है तो आपको पता ही है गामा रेज प्लस एनर्जी निकलती है, गामा रेज प्लस एनर्जी। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना इसको ओवरऑल लिखने का प्रयास करते हैं हम, जो दोनों साइड में रहेगा ना वो कैंसिल हो जाएगा, आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है विशेष, एनर्जी सारी ऐड हो जाएगी। देखो N7 जो 13 है इधर भी है इधर भी है, 613 इधर भी है इधर भी है, N714 इधर भी है इधर भी है, और O815 इधर भी है इधर भी है, और N715 इधर भी है इधर भी है। इसके अलावा भी और चेक कर सकते हो। तो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसमें क्या बचा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। तो परिणामी जो रिएक्शन है, नेट रिएक्शन जो है वो 4H1H1, और राइट हैंड साइड में देखो गामा रेज प्लस Q1 Q2 तो कर लेंगे, एक पॉजिट्रॉन, हाँ ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, कार्बन C612 ये उत्प्रेरक के रूप में काम आएगा, है ना, और ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो ही है। तो देखो 2He4 दो पॉजिट्रॉन निकलेंगे, दो न्यूट्रिनो निकलेंगे, 4 बार गामा रेज निकलेंगी और एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी देखो मान लो यहाँ पे 5 जूल, यहाँ पे 6 जूल, यहाँ पे 7 जूल, तो सारी एनर्जी को एक साथ जोड़ के हमने 10 जूल कर दिया मान लो। तो इस हिसाब से कार्बन C612 भी कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर ही ऊपर वाला देखो यहाँ से, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो नेट जो रिएक्शन है हमारे पास वो ये आ गई कार्बन नाइट्रोजन चक्र के अंदर।
कार्बन नाइट्रोजन जो चक्र है उसमें नेट जो रिएक्शन है वो हमारे पास ये आ गई, जहाँ Q बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ के साथ में है ना 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, उसके बाद में अपने स्वयं के नोट्स इसमें बनाओ और आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। अब देखो ये जो ऊपर जो रिएक्शन है इसका देखो कंक्लूजन लिखते हैं। 4 हाइड्रोजन जो होते हैं ना, इनको 4 प्रोटॉन भी कह सकते हैं। देखो प्रोटॉन जो होता है ना, देखो हाइड्रोजन की इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। हाइड्रोजन जो नाभिक होता है ना, इसमें न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, जो पहला कक्षा उसमें एक प्रोटॉन ही होता है। और जैसे न्यूट्रॉन हो गया तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो वो तो ड्यूटेरियम बन गया। तो इसमें केवल एक प्रोटॉन ही होता है। हाइड्रोजन जो होता है ना, उसके पहली जो सेल होती है ना उसमें एक प्रोटॉन ही होता है। तो हाइड्रोजन 1H1 को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो देखो ये जो पूरी रिएक्शन हमने की, पूरी राम कहानी आपको बताई, इसका देखो कंक्लूजन ये है कि अतः एक कार्बन नाइट्रोजन चक्र में, अतः एक कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में 4 प्रोटॉन संलित होकर एक 2He4 मतलब एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तथा कार्बन नाइट्रोजन चक्र, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया, कार्बन C612 जो है वो क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये सारी उम्मीद करता हूँ कि कार्बन जो नाइट्रोजन जो चक्र है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। नेक्स्ट क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो देखो इसमें क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है दूसरे हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, और नीचे भी 2 रिएक्शन पैरेलल चलती है। कहने की मतलब 2 हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करते हैं, और 2 हाइड्रोजन जो हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, देखो 2He2 ही बनाएगा। 2He2 ही तो बनेगा, लेकिन 2He2 बन नहीं सकता, इसीलिए क्या करेगा, यहीं पे क्या करता है, एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है। एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करने के बाद में इसका परमाणु क्रमांक जो है वो क्या रह जाएगा, 1H2 सॉरी, क्योंकि परमाणु क्रमांक चेंज होते तत्व भी तो चेंज भी हो जाता है, प्रतीक चेंज होता है, 1H2 बनता है। तो देखो 2 हाइड्रोजन पैरेलल रिएक्शन चल रही हैं, ये भी 1H2 प्लस 1H2, ये भी 1H2 प्लस 2 1H2 ये बन जाएगा, प्लस देखो 2He2 बनता है। तो उसमें जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, तो वो टूट के देखो न्यूट्रिनो प्लस एक पॉजिट्रॉन निकालता है। और ये जो 1H2 जो है ये क्या बन रहा है, देखो ड्यूटेरियम जो है वो क्या करता है, फिर से एक ड्यूटेरियम के साथ में, सॉरी ड्यूटेरियम नहीं है 1H1 ही है, ये फिर से एक 1H1 के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, देखो फिर से 2He3 बनाता है। क्या बनाता है, 2He3। नीचे भी सेम रिएक्शन हो रही है। ये जो 1H1 प्लस 1H1 बना के क्या बनाते हैं, 1H2 बनाते हैं, साथ में एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करते हैं। ये जो 1H2 है ये 1H1 के साथ रिएक्ट करके फिर से क्या बनाता है, 2He3 बनाता है। और ये दोनों 2He3 जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक 2He4 बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, हीलियम नाभिक बनाते हैं। अब बच गए कितने, 2 वो बच गए, द्रव्यमान संख्या 2 बच गई एक्स्ट्रा, हाँ, और परमाणु क्रमांक भी 2 बच रहे हैं, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाते हैं। तो 2He4 बनाते हैं और साथ में 2 हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, 2 हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो इस हिसाब से ये रिएक्शन होती है। और इसको देखो ये जो ऊपर जब जैसा हमने लिखा है ना वैसा ही इसको नीचे रिएक्शन के रूप में, यह इस चक्र में निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। देखो 2H1 1H1 प्लस 1H1, देखो दो पैरेलल रिएक्शन चल रही थी, 1H1 1H1, ये मिलकर क्या बनाते हैं, 1H2 बनाते हैं, 1H2 प्लस 2 पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। देखो दोनों रिएक्शन में देखो
ऊपर वाली में भी देखो, नीचे वाली में भी देखो, प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। फिर जो जो है ना, यहाँ पे देखो आप, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो 2 1H2 जो हैं, जो 2 1H2 जो हैं, 2 1H1 के साथ रिएक्ट करेगा। देखो 2 1H1 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, 2 2He3 बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 2He3 बनाएगा। तो 2 1H2 जो है 2 1H1 के साथ रिएक्ट करके क्या करें, 2 2He3 बनाएंगे। 2 बार गामा रेज निकलेंगी और Q3, क्योंकि जब भी एडिशन होता है ना, आप ये ध्यान रखोगे बस गामा रेज और एनर्जी निकलती है। अब देखो 2 2He 2 3 हैं यहाँ पे, देखो इसको गामा रेज और एनर्जी तो निकल जाएगी, ये थोड़ी रिएक्ट करने के लिए रहेगी। तो 2 2He 2 3 हैं, देखो 2He3 2He3, 2 2He3 आपस में रिएक्ट करेंगे और एक हीलियम का नाभिक बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन के नाभिक बनाएंगे, प्लस एनर्जी का उत्सर्जन करेंगे। अब देखो जो दोनों साइड में है ना वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो नेट रिएक्शन जो हम लिखेंगे ना, तो देखो 1H2 1H2 इससे 2 1H1, देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है। 2He3 से 2He3 ये कैंसिल हो रहा है। हाँ, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 2 बार है ना यहाँ पे। तो जो फाइनल जो रिएक्शन है, देखो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जो हैं रिएक्ट करते हैं आपस में। ये जो सारी प्रोसेस है ना, ये जो सारी प्रोसेस है, ये तो इंटरनल प्रोसेस है। फाइनल जो रिएक्शन हमें निकल के आती है ना, वो यही आती है। 4 हाइड्रोजन संलित होंगे, एक हीलियम नाभिक बनाएंगे, 2 पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे और 2 न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करेंगे, 2 बार गामा रेज निकालेंगे और कुछ एनर्जी का उत्सर्जन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र और कार्बन नाइट्रोजन जो चक्र हैं, दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमारा, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो जैसा एक बार आप ये डायग्राम इसको याद कर लोगे ना आप, दोनों डायग्राम को, तो नीचे की रिएक्शन जो उसको आसानी से लिख सकते हो आप। और एक बार इसको हाथ से ज़रूर करके देखना, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में भूलने की कोई वो प्रॉब्लम ना हो कि आप यहाँ से तो पढ़ के चले जाएं लेकिन एग्ज़ाम में सेंटर में बैठते हैं भूल गए। तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नाभिकीय संलयन की समस्याएं है। ये क्या है, ये समस्याएं। नाभिकीय संलयन की समस्याएं। अब देखो नाभिकीय जो संलयन जो अभिक्रिया है, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि एक आसान प्रोसेस नहीं होती है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो नाभिकीय जो संलयन की जो समस्याएं हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। ये अभिक्रियाएं अत्यधिक उच्च ताप, ये अभिक्रियाएं अत्यधिक उच्च ताप लगभग 10⁻7 केल्विन पर ही संभव है। अब इतना टेम्परेचर तो पृथ्वी पे होता ही नहीं है, और इतना टेम्परेचर हो गया तो आदमी पिघल के वाष्प बन जाएगा। और इतना अधिक ताप प्राप्त करना एक प्रमुख समस्या है। तो नाभिकीय संलयन में देखो क्या समस्याएं, विखंडन में भी समस्याएं थी, संलयन में भी समस्याएं हैं, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो सकती है। और यहाँ पे ताप जो है 10⁻7 केल्विन ताप पर ही संभव है। इतनी अधिक ताप प्राप्त करना मतलब एक प्रमुख समस्या है। क्या है, प्रमुख समस्या है। दूसरा देखते हैं, अब मान लो आपने 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर प्राप्त भी कर लिया, उसके बाद में भी क्या समस्या है। देखो इतने उच्च ताप पर परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। जैसे कोई भी एटम है, उसके बाह्य का जो कक्षा होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तथा नाभिक व इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र विचरण करते हैं। मतलब 10⁻7 जो टेम्परेचर है, उस पर जो इतना अधिक टेम्परेचर है ये कि जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों मन मर्जी से मतलब घूमने लग जाते हैं, स्वतंत्र विचरण करते हैं। और पदार्थ की ये जो अवस्था है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की ये जो स्टेट है,
उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। मतलब प्लाज्मा जो अवस्था होती है ना, इतना अधिक टेम्परेचर होता है उसमें कि उसका जो परमाणु जो होता है ना, कोई भी जो पदार्थ का, उसका परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, नाभिक अलग हो जाता है, दोनों स्वतंत्र विचरण करने लगते हैं। तो उस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। अब देखो, अब मान लो प्लाज्मा अवस्था में भी आ गया, प्लाज्मा किसी धातु के पात्र में नहीं रखा जा सकता। अब देखो इतना अधिक टेम्परेचर है तो उसको किसी धातु के पात्र में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो धातु है उसका भी तो कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 10 की पावर 7 तो होने से गया, क्योंकि इसके तीव्र वेग वाले आवेशित जो कण हैं पात्र की दीवारों से, उसके तीव्र वेग वाले आवेशित कण पात्र की दीवारों से टकराकर वाष्पीकरण कर देते हैं, पात्र का ही वाष्पीकरण कर देते हैं। अतः प्लाज्मा को देखो कंट्रोल कैसे करें, अतः प्लाज्मा को सीमित करने के लिए चुंबकीय बलों का उपयोग किया जाता है। मतलब बड़े बड़े मैग्नेट रख दिए जाते हैं, उनसे मतलब वो टकराएगा तो नहीं, जो आयनित जो कण है वो मैग्नेट से टकराएंगे नहीं, बस उससे जो मैग्नेट जो है उसको फोर्स लगाएगा दूर रखने के लिए बस। तो चुंबकीय बलों का वहाँ पे क्या किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है उसकी जो समस्याएं हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि हमारे जो है ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और उसका कुछ बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता है तो आदमी जो है डीमोटिवेट होता है। तो कम से कम है ना, एक जो स्टूडेंट है वो 10 सब्सक्राइब कराए कम से कम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।